हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे, हेल्दी होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक से चल रही। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम लोग क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ कर रहे थे। बुक थी आपकी क्लास 7 की न्यू लॉन्गमैन विस्टास। क्लास 7 के न्यू लॉन्गमैन विस्टास के हिस्ट्री के इससे पहले मैंने चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर मैंने शॉर्ट और लॉन्ग पूरा डिटेल में आपको दिया था, लेकिन बीच में सर्दी होने के नाते आवाज़ मेरी थोड़ी साफ़ नहीं थी, इसलिए मैं वीडियो थोड़ा लेट में बना रहा हूँ। तो आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा चैप्टर नंबर 1 के इंडिया इन द मीडिएवल पीरियड। तो ये बिना देर के शुरू करते हैं। चैनल शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको अपने दोस्तों के बीच शेयर आप करते रहिए। तो आइए हम लोग उठा लेते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि 50 to 70 वर्ड्स का है। ये आपका क्वेश्चन है, व्हाट आर क्रॉनिकल्स। पूछ रहा है कि क्रॉनिकल्स क्या होते हैं। आइए आंसर देख लेते हैं। मैं आंसर को हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा कि आपको लिखना क्या है और क्वेश्चन का आंसर क्या बन रहा है। इसका आंसर होगा अ हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ इवेंट्स अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ टाइम यूजुअली विदाउट एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। कह रहे कि ये एक हिस्टोरिकल अकाउंट होता है, एक इतिहास का लेखा जोखा होता है। इसका ऐतिहासिक घटनाओं का लेखा जोखा होता है ये, और ये ऐतिहासिक घटनाएं अरेंज की जाती हैं एक प्रॉपर ऑर्डर में, टाइम के अकॉर्डिंग। और ये क्या होता है, विदाउट एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, जिसमें एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन नहीं होता है। दिस क्रॉनिकल्स वर रिटन बाय कंटेम्प्रेरी ऑथर्स। और ये जो क्रॉनिकल्स होते हैं ये उस समय के लेखकों द्वारा, ऑथर्स द्वारा लिखे जाते हैं। हु वेर आइदर कोर्ट हिस्टोरियंस और ट्रेवलर्स। और वो ऑथर्स किस प्रकार के होते थे, या तो हिस्टोरियंस होते थे, उस समय के कोर्ट हिस्टोरियन होते थे, राजा के दरबार के होते थे, कोर्ट के हिस्टोरियन होते थे, या फिर क्या होते थे कि ट्रेवलर होते थे। हु केम टू इंडिया। प्राचीन समय में बहुत सारे जो ट्रैवलर होते थे, यात्री होते थे, वो इंडिया घूमने आते तो इंडिया के बारे में लिखते थे। उनका लिखा हुआ भी मिल जाता है, तो वैसे उसको एक प्रमाणिक जो है कि घटनाक्रम का प्रमाण माना जाता है। दिस क्रॉनिकल्स आर फुल ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन। तो उस समय के क्रॉनिकल जो लिखे गए हैं इस प्रकार के लोगों द्वारा जो भारत घूमने आए थे, विदेशी व्यापारी, विदेशी यात्री भारत घूमने आए थे, उन्होंने उस समय के भारत के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में जो लिखा है, ठीक है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। However, such writings are not free from prejudice and bias of the writers. हालांकि इन सब चीज़ों को कुछ कुछ सही माना जाता है, लेकिन ये भी माना जाता है कि ये बायस होंगी और प्रेजुडिस से भरी हो सकती हैं, ये भी उनको माना जाता है। यानी उनके पूरा सही होने की गारंटी नहीं होती है, क्योंकि राइटर अपने हिसाब से उस ज़माने के लिखता है। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं हम लोग। What new technologies were brought into India during the medieval period? मीडिएवल पीरियड में नई टेक्नोलॉजीज़ क्या यूज़ की गई, एंड हाउ डिड इट ब्रिंग अबाउट द इकोनॉमिक चेंज इन द सोसाइटी। और उन नई टेक्निक्स ने, नई तकनीकों ने उस ज़माने में इकोनॉमिक चेंजेस क्या क्या ले आए। आइए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। न्यू एंड बेटर टेक्नोलॉजी वर इंट्रोड्यूस्ड इन एग्रीकल्चर। तो आंसर इसका क्या होगा, उस ज़माने में खेती किसानी के मामले में, एग्रीकल्चर के मामले में नई और बेहतर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही थी। विच इनहेंस द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, जिसने फसलों का उत्पादन बढ़ा दिया। इन इरिगेशन द पर्सियन व्हील केम टू बी यूज्ड। सिंचाई में पर्सियन व्हील एक थी, उसको यूज़ किया जाने लगा। द स्पिनिंग व्हील मेड वीविंग क्लॉथ ईजियर। और स्पिनिंग व्हील का जब इसका आविष्कार हो गया तो उससे मशीन से जो है कि धागे बनाए जाने लगे। इन कॉम्बैट फायर आर्म्स केम टू बी यूज्ड। और युद्ध में फायर आर्म्स का प्रयोग होने लगा, बंदूक वगैरह का प्रयोग होने लगा। फॉर राइटिंग पेपर वॉज इंट्रोड्यूस्ड। लिखने के लिए पेपर का आविष्कार हो चुका था, पेपर तैयार थे। न्यू फूड आइटम्स एंड बेवरेज। नए प्रकार के खाद्य पदार्थ और खाद्य चीज़ें, सच एज पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, जैसा कि आलू, मक्का, मिर्चा, टी, चाय, कॉफ़ी इत्यादि जैसी चीज़ें इंट्रोड्यूस हो गई।
इंडिया में आ गई, अराइव्ड इन इंडिया, इंडिया में आ गई, अलॉन्ग विद द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और साथ ही साथ उस ज़माने में विदेशों से, बाहर से बहुत सारे लोग भारत में आए, तो वही अपने साथ ये सब सारी चीज़ें लेकर के आए। तो इन सब चीज़ों से जो है कि काफ़ी लाभ हुआ था। अब क्वेश्चन तीसरा है 50 to 70 वर्ड का। व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ द मीडियावल पीरियड। कह रहे हैं कि मीडियावल पीरियड के जो पुरातात्विक सोर्स होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्स होते हैं, इनसे हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन सी सूचनाएं हमें, कौन कौन सी जानकारियां हमें इससे मिलती हैं, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होता है। कॉइन्स ऑफ दिस पीरियड आर वैल्यूएबल सोर्स ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग डेट्स ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स। कह रहे हैं कि उस ज़माने के मीडिएवल पीरियड के जो सिक्के होते थे वो बहुत कारगर होते थे। उससे हम क्या कर सकते थे कि हिस्टोरिकल जो डेट्स होती हैं, ऐतिहासिक जो डेट्स होती हैं, उनको उनको जो है कि रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है और इवेंट्स को एक डेटवाइज किया जा सकता है। दे ऑल्सो गिव अस एन आइडिया ऑफ इकोनॉमी कंडीशन ऑफ दैट पीरियड। और उस समय के सिक्कों से उस समय की आर्थिक अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी के बारे में पता चलता है। मॉन्यूमेंट्स एंड पेंटिंग्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और मॉन्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है, ऐतिहासिक जो चीज़ें होती हैं जो किसी की याद में बनाई जाती हैं, जैसे कोई बिल्डिंग बना दिया, कुछ भी बना दिया, तो उसे मॉन्यूमेंट्स कहा जाता है। पुराने ज़माने में किसी की याद में बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती थी। पेंटिंग्स और मॉन्यूमेंट्स ये भी इम्पॉर्टेंट जो है कि सोर्स हैं जानकारी लेने के लिए। मॉन्यूमेंट्स ऑफ दिस पीरियड गिव एविडेंस ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। जो मॉन्यूमेंट्स बनाई जाती थी, जो ऐतिहासिक बिल्डिंगें बनाई जाती थी, उनसे उस ज़माने के टेक्नोलॉजी का पता चलता था, उस ज़माने की इंजीनियरिंग का पता चलता था। तो उससे उस ज़माने के स्किल का, इंजीनियरिंग का, टेक्नोलॉजी का पता चलता था। Many inscriptions were also played on the walls of these monuments। और ये जो मॉन्यूमेंट्स बनाए जाते थे, याद में किसी की बिल्डिंगें बनाई जाती थी, तो इसमें कुछ लिख भी दिया जाता था जिसको इंस्क्रिप्शन कहा जाता था। तो उन लिखावटों से भी, उन लिखी हुई चीज़ों से भी उस समय की काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें मालूम चल जाती थी। विच टेल्स अस अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल। तो कभी किसी राजा के बारे में लिख दिया जाता था, कभी किसी युद्ध के बारे में लिख दिया जाता था। तो उन लिखी हुई चीज़ों से प्रामाणिक जानकारियाँ मिलती थीं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। व्हाट इज़ द ट्रिपेटिट टू स्ट्रगल एमंग विच किंगडम्स डिड इट टेक प्लेस। कह रहे हैं कि ट्रिपार्टिट को क्या कहते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था और ये किन किन राज्यों के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था, ट्रिपैटिट स्ट्रगल क्या था और ये किन किन किंगडम्स के बीच में हुआ था ये। तो इसका आंसर ले लीजिए। द ट्रिपैटिट स्ट्रगल इज़ अ काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद वन अनदर। ये जो है कि 3 किंगडम्स के बीच में लड़ाई थी जो एक दूसरे से ही लड़ते थे। किसके लिए लड़ते थे? फॉर द कंट्रोल ऑफ द एरिया बिलोंग टू द फैंटिक, ठीक है, प्लेन। यानी कि जो गंगा का जो प्लेन था, ठीक है, जहाँ से गंगा नदी बहती थी, तो उसके आसपास का जो उपजाऊ इलाका था उस पर कब्जा करने के लिए ये तीनों के तीनों राजशाही परिवार या डायनेस्टीज़ लड़ती थी। द मेन डायनेस्टीज़ हु वेयर कॉन्फ्लिक्टिंग, जो 3 प्रमुख आपके किंगडम से जो लड़ रहे थे इसके लिए, वो क्या थे? तो आपके पाल थे, राष्ट्रकूट थे और प्रतिहार थे। प्रतिहार वंश लड़ रहा था, राष्ट्रकूट वंश लड़ रहा था और पाल वंश लड़ रहा था। अब आते हैं 80 से 100 वर्ड वाला देख लेते हैं। 80 to 100 वर्ड वाला हम देख लेते हैं इसको। इसमें कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 80 to 100 वर्ड। और पहला क्वेश्चन क्या है? नेम एनी 4 इम्पॉर्टेंट राइटिंग्स ऑफ द पीरियड एंड से विच रूलर्स रेन द राइटिंग डिस्क्राइब। यार कि कोई 4 इम्पॉर्टेंट आप राइटिंग्स के नाम दे दीजिए उस पीरियड के, और ये बताइए कि उस राइटिंग्स में, ठीक है, कौन से राजा का जिक्र है, किसने उसमें रूल किया है उस राइटिंग के मुताबिक। तो लेते हैं, इसका आंसर क्या होना चाहिए? मैनी राइटिंग्स कैन बी टेकन एज द एग्जाम्पल। बहुत सारी राइटिंग्स को एग्जाम्पल में दिया जा सकता है, बहुत सारी किताबों के नाम लिखे जा सकते हैं, बोले जा सकते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें सबसे पहले एग्जांपल क्या लिया जाएगा, क्या लिया जा सकता है? किसी चार का बोल रहा है तो मैंने चार का ले लिया है, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो भी एक प्रकार की राइटिंग है, एक लेख है, ग्रंथ है, ठीक है, एक प्रकार का लेख है ये, एक प्रकार का ग्रंथ है, रिटन बाय चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया है। इन दिस राइटिंग्स वी कैन हैव द कंप्लीट नॉलेज ऑफ द रेन ऑफ पृथ्वीराज चौहान। और इस राइटिंग से, इस लेख से, इस किताब से हमें पृथ्वीराज चौहान के, ठीक है, पूरे शासन की जानकारी मिलती है। द अदर इज़ तुजुकी बाबरी। दूसरी अगर कोई राइटिंग्स का हम नाम लें या पुस्तक का नाम लें तो वो हो जाएगी आपकी तुजुकी बाबरी, रिटन बाय बाबर, जो कि बाबर द्वारा स्वयं लिखी गई थी। ये तुर्की भाषा में थी और इसे बाबर की ऑटोग्राफी भी कहा जाता है, ऑटोबायोग्राफी भी कहा जाता है, बाबर की आत्मकथा भी कहा जाता है इसको। इट गिव्स अस कंप्लीट नॉलेज अबाउट द रेन ऑफ बाबर। और इस पुस्तक को पढ़ने से, इस आपको राइटिंग्स को पढ़ने से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है? तो बाबर के रेन की जानकारी मिलती है, बाबर के शासनकाल की जानकारी मिलती है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ राज तरंगिणी। तीसरा जो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं किताबों का या राइटिंग्स का, लेख का, तो राज तरंगिणी हो जाएगी, जो कल्लड़ द्वारा लिखी गई थी। कल्लड़ ने राज तरंगिणी को लिखा था। राज तरंगिणी से हमें क्या मिलता है? इट गिव्स अस द कंप्लीट नॉलेज अबाउट द डायनेस्टीज ऑफ कश्मीर। कश्मीर के राजवंशों का इसमें इतिहास मिलता है। कश्मीर में किस राजा ने कब रूल किया, ठीक है, ये पूरा उसमें डिटेल आपको मिलता है। कश्मीर के राजवंश पे लिखी गई किताब है ये। अनदर एग्जाम्पल वी कैन कंक्लूड ऑफ अकबरनामा। और अंत में हम जो चौथा एग्जाम्पल ले सकते हैं, 4 लेने के लिए बोला था तो हमने 4 ले लिया। अकबरनामा रिटन बाय अबुल फजल, जो कि अबुल फजल द्वारा लिखा गया है। और इस किताब से हमें किसकी जानकारी मिलती है, किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? इट प्रोवाइड्स अस द कंप्लीट नॉलेज अबाउट द रेन ऑफ अकबर। तो इसमें अकबर के शासनकाल की जानकारी मिलती है। अकबर ने कैसे शासनकाल में, उनके शासनकाल में क्या हुआ, कैसे शासन किया, क्या क्या व्यवस्थाएं की, इस सबकी जानकारी हमें अबुल फजल के अकबरनामा से मिल जाती है। All these written books gives us complete scenario, different rulers of different time। ये all days नहीं है, ठीक है, all these है ये, इसको आप these कर लीजिएगा, ये कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। All these written books gives us complete scenario, different rulers of different time। ये जितनी बुकें इसमें उल्लेख की गई हैं, जिनका जिक्र किया गया है, वो अलग अलग समय की हैं और अलग अलग समय के राजाओं के बारे में जानकारी से मिलती है। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। नेम द किंगडम दैट इमर्ज्ड इन नॉर्थ एंड दोज दैट वेयर एस्टेब्लिश्ड इन द साउथ। कह रहे हैं कि उस नए राज्यों के नाम बताइए जो नॉर्थ में उदय हुए थे और जो कुछ साउथ में भी नए राज्य उदय हुए थे। तो आंसर ले लेते हैं। इन द नॉर्थ इंडिया एंड डेक्कन लार्ज एम्पायर्स लाइक दोज ऑफ दिल्ली सुल्तान्स एंड द मुगल्स वेयर क्रिएटेड विच इनकम्पास्ड मेनी रीजन्स। तो मुग़ल जब अपने समय के आखिरी दौर में थे, जब मुग़ल राजवंश कमज़ोर हो रहा था, ठीक है, मुग़ल राजवंश जब टूट रहा था, तो उस समय बहुत सारे जो है कि नॉर्थ में और साउथ में बहुत सारे नए राज्यों का उदय हो गया था। हाउएवर द डायमेंशंस एंड कंट्रोल्स ऑफ दीज एम्पायर्स वेरीड अंडर डिफरेंट रूलर्स। और अलग अलग जगहों में अलग अलग राजाओं ने, ठीक है, अपने आप को फ्री कर लिया था। इन द साउथ इंडिया द चोलास इमर्ज पावरफुल। दक्षिण भारत में एक अगर मजबूत शासन की बात करें तो ये तो मुगलों से पहले का राजवंश है, आपका चोल राजवंश। दे एस्टैब्लिश ट्रेडिशन ट्रेडिंग कॉन्टेक्ट विद द कंट्रीज इन द साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट एशिया में और चाइना में इन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया था, वहाँ तक इनका व्यापार चलता था। राजेंद्र चोल वॉज द मोस्ट पावर रूलर ऑफ चोला डायनेस्टी। यहाँ राजेंद्र चौहान लिखा हुआ है, तो ये राजेंद्र चोल है। तो राजेंद्र चोल इस वंश के सबसे प्रतापी राजा माने जाते थे। सम डायनेस्टीज लाइक पाल, प्रतिहार्स, ठीक है, राष्ट्रकूट वर इमर्ज्ड पावरफुल इन द नॉर्थ। नॉर्थ में पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट जैसे महान राजवंशों का उदय हुआ। फिर उसके बाद अगर हम मुग़लों के आखिरी दौर की बात करें तो उस समय तक जो है कि दक्कन में, यानी कि महाराष्ट्र और बीजापुर के अगर रीजन को ले लिया जाए तो वहाँ शिवाजी का उदय हुआ। उसके बाद से इसी दौरान साउथ में विजयनगर, हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने
विजयनगर राज्य की स्थापना कर दी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। वाई वॉज इंडिया नोन एज भारत? इंडिया को भारत के नाम से क्यों जाना जाता है? हाउ डिड इट केम टू बी नोन एज हिंदुस्तान? उसे हिंदुस्तान के नाम से कैसे जाना गया? हाउ डिड बाबर डिस्क्राइब इंडिया? बाबर ने भारत को कैसे डिस्क्राइब किया है? देख लेते हैं इसका आंसर। द नेम भारत इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ भारत सन ऑफ दुष्यंत। दुष्यंत एक राजा हुआ करते थे, उनका एक सन था, बेटा था, जिसका नाम था भरत। उसके नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ा, एज ए लेजेंडरी रूलर मेंशन इन महाभारत। और इस राजा दुष्यंत का जो राजा है, ये दुष्यंत राजा, इनका जिक्र महाभारत में मिलता है। द नेम इंडिया हैज़ बीन यूज सिंस द 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी से इस नाम का जो है कि यूज़ ज़्यादा होने लगा। द रूलर्स इन द सल्तनत एंड मुगल पीरियड कॉल्ड देयर इंडियन डोमिनियन हिंदुस्तान। मुगल और सल्तनत काल के जो राजा थे, ठीक है, वो भारत को हिंदुस्तान के नाम से जानते थे। बट द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द सेम मीनिंग एज इट डज टुडे। कह रहे कि उस समय हिंदुस्तान का जो मीनिंग था वो अब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मिनाज अस सिराज, मिनाज अस सिराज, ठीक है, और क्रॉनिकलर, तो इन्होंने क्या किया था कि 13th सेंचुरी में ये टर्म यूज़ किया था, हिंदुस्तान टर्म यूज़ किया था, हिंदुस्तान कहा था। तो किस संदर्भ में कहा था? तो पंजाब हरियाणा का एरिया को डिनोट करने के लिए उन्होंने किया था। यानी गंगा और यमुना नदियों के बीच में जो एरिया पड़ता था, उसको डिनोट करने के लिए इन्होंने हिंदुस्तान नाम लिया था, अंडर द दिल्ली सुल्तनत। तो इनके अनुसार दिल्ली के सुल्तान जहाँ राज किया करते थे गंगा और यमुना के बीच के एरियाज़ में, उसको हिंदुस्तान कहा करते थे। लेकिन आज हिंदुस्तान का मतलब पूरे भारत से लिया जाता है। तो उस समय मिनाज सिराज ने हिंदुस्तान का तात्पर्य गंगा और यमुना के बीच के एरिया से लगाया था, जिस पे दिल्ली के सुल्तान राज किया करते थे। इन द 16th सेंचुरी बाबर यूज द टर्म हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी। और 16th सेंचुरी में, 16वीं शताब्दी में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का यूज़ किया था किसके लिए? टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी ऑफ फौना एंड कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ सब कंटिनेंट। तो इस उपमहाद्वीप जो है आपका सब इंडियन जो सब कंटिनेंट है, इसके जलवायु और कल्चर को डिस्क्राइब करने के लिए उसने हिंदुस्तान शब्द का यूज़ किया था। इसके साथ ये क्वेश्चन आंसर आपका फिनिश होता है।